प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। उर्दू मजलिस के तमाम सामीन की खिदमत में मुदस्सिर राशिद शमसी का पुरखुलूस आदाब। सामीन, अंदाज़े नज़र प्रोग्राम में आप सबका दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। ये वो प्रोग्राम है जिसका हर लम्हा उम्मीद, जज्बे और हौसले की खुशबू से महकता है। जी हाँ, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम नौजवानों के नज़रियात को समझने की कोशिश करते हैं और उन टॉपिक्स पर गुफ्तगू करते हैं जो आज के यूथ के मुस्तकबिल से सीधा ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि मुख्तलिफ़ शोबों के ताल्लुक़ रखने वाले मेहमानों के साथ एक बामकसद और मुस्बत गुफ्तगू के ज़रिए नए नज़रियात और बेहतर समाज को फ़रोग़ दिया जाए। सामीन, हर दौर अपने साथ नए इम्कानात और नए इम्तिहान लेकर आता है। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, एक ऐसा दौर जहां इल्म हासिल करने के तरीके बदल चुके हैं। क्लासरूम्स डिजिटल हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तालीम का हिस्सा बनती जा रही है और दुनिया की बेहतरीन किताबें और रिसर्च सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या टेक्नोलॉजी ने तालीम को वाकई ज़्यादा आसान और इम्पैक्टफुल बना दिया है, या फिर इसने स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शंस, मालूमाती अफराद और शॉर्टकट्स की तरफ भी धकेल दिया है? क्या डिजिटल तरक्की के सफ़र में हमारी तहजीब, ज़ुबान और तनकीदी सोच भी इसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है? इन्हीं अहम सवालात और उनसे वाबस्ता पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है टेक्नोलॉजी के दौर में तालीम, नई राहें और चुनौतियाँ। इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे नौजवान मेहमान मौजूद हैं जो अपने अपने शोबों की नुमाइंदगी करते हुए अपने तजुर्बात और अफकार हमारे सामईन तक पहुंचाएंगे। तो आएं, बगैर किसी ताख़ीर के उनका तारुफ कराते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाहनवाज हाशमी सर, जिनका ताल्लुक सहाफ़त से रहा है, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सफ़ात साहब, जो लीगल प्रैक्टिशनर हैं और साथ ही साथ लॉ के स्टूडेंट भी हैं। तो सफ़ात साहब, अपने बारे में बताएं और साथ ही साथ लीगल एजुकेशन पे टेक्नोलॉजी का क्या असर रहा है? मेरा नाम मोहम्मद सफ़ात ख़ान है। मैंने अपनी LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी, फैकल्टी ऑफ लॉ से। मेरे को करीब 1 से 1.5 साल हो चुका है प्रैक्टिस करते हुए, और मैं दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के केसेस लड़ता हूँ। मेरा लॉ से नाता करीब 2017 से जुड़ा हुआ है, जब मैंने अपना CS का कोर्स स्टार्ट करा था, और तब की और आज की पढ़ाई में काफ़ी बड़ा अंतर आ चुका है। उस टाइम पे किताबों पे रिलायंस ज़्यादा थी, ऑनलाइन सिर्फ आपको आर्टिकल पढ़ने को मिलते थे, लेकिन आज के टाइम पे आप AI से सीधा सवाल पूछ सकते हैं। तो इसका पढ़ाई पे तो ऐसा असर पड़ा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें ढूंढनी बहुत आसान हो गई हैं। जो कभी मोटी मोटी किताबें हमें पढ़ने पड़ती थी, अब हम सीधा AI से सवाल पूछ सकते हैं। इसका डाउन साइड ये रहा है, इसी सिनेरियो में अगर हम देखें, सीधा AI से सवाल पूछ सकते हैं तो एक कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन और डीप लर्निंग जो हुआ करती थी, डीप रीडिंग और थॉरो रिसर्च, वो सब अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में हम सीधा अपना सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। इसका फील्ड में मैं बोलूँगा कि उससे भी पॉजिटिव भी रहा है इम्पैक्ट एज एन वकील, पर अगर कोई नया जॉइनर है तो उसके लिए काफ़ी बुरा इम्पैक्ट भी माना जा सकता है, क्योंकि AI बहुत अच्छा है डेटा एनालिसिस में। तो AI आपके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत जल्दी पढ़ के आपको आउटकम दे सकता है। जिन चीज़ों में पहले महीने लग जाते थे हज़ारों डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में, AI अब वो 1 घंटे में ही कर सकता है। इससे नुकसान ये रहा है कि जैसे कि AI के और भी फ़ायदे हैं कि AI आपके लिए रिसर्च कर देगा, केस को समराइज़ कर देगा, जो भी लीगल स्ट्रैटेजीज़ आप लगाना चाहते हो AI उसके साथ आप AI के साथ बात कर सकते हो उसके रिगार्डिंग। AI आपको आंसर्स भी ड्राफ्ट कर देगा। AI आपको पहले से एनालिसिस करके बता सकता है जजेस की जजमेंट पढ़ के कि ये जज किस टाइप की
जजमेंट देगा, जिससे आप अपना केस उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। इससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटेड हो चुकी हैं और आने वाले टाइम में और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे पहलू भी निकल के आएंगे। एक जो नया पहलू निकल के आ रहा है वो है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। बेसिकली जिसके लिए पहले आपको वकील हायर करना पड़ता था, अब आपको जो एआई की एल्गोरिदम और टेक्नोलॉजी है उससे ही आप सीधा जाके अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करा सकते हो। ये खासकर जो आपके छोटे डिस्प्यूट हैं या कोई फैमिली के रिगार्डिंग डिस्प्यूट हैं, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले टाइम पे। और सरकार ने इस पे एक लीगल रिसर्च पेपर भी जारी किया था। इम्पैक्ट इसका, बुरा इम्पैक्ट क्या हुआ है इसका कि एक तो अब क्योंकि हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, तो जो खासकर बड़ी लॉ फर्म्स हैं या बड़े डेटा सेंटर हैं जहाँ पे बहुत सारा डेटा इकट्ठा हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि उन डेटा को चुरा के एडवांटेज ली जा सकती है। और क्योंकि जो खासकर एआई है टेक्नोलॉजी, वो एल्गोरिदम पे वर्क करता है और जो एल्गोरिदम है वो पिछले डेटा के ऊपर वर्क करता है। तो जो भी पिछले डेटा में बायसेस हैं, ये चीज़ों को लेके फ़र्क रखा गया है, वो सारी चीज़ें अब एआई के अंदर भी आ रही हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एग्जांपल ये हुआ था कि 2022 या 23 में ये चीज़ निकल के आई थी कि अमेरिका में जो काले लोग होते हैं उनके डॉक्टर जो उन्हें रिकमेंड कर रहे थे वो अप टू द मार्क नहीं था जो गोरे लोगों को दिया जाता था। इससे रिज़ल्ट ये रहा, इससे ये चीज़ निकल के आई कि कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन था जो एआई के थ्रू डिटेक्ट हुआ। जी सफ़ा साहब आपसे बात करेंगे। और आपने किताबों के बारे में बहुत अच्छी बात कही, किताबों को रिप्लेस किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी जो है किताबों को रिप्लेस कर रही है एक तरह से। जी शाहनवाज साहब, तो जैसे कि अभी पहले तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, और अभी जैसे सफ़ात साहब बता रहे थे जैसे किताबें जो हैं वो रिप्लेस हो रही हैं, टेक्नोलॉजी जो है रिप्लेस कर रही है, तो ये कहाँ तक नौजवान को लिए अच्छा है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि किताबों का जो मसला है, उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं आपको कि मैं शाहनवाज हाशमी हूं और दरस व तदरीस के साथ साथ मेरा सहाफ़त से भी रिश्ता रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो में भी हूं, और जो चीज़ें मैंने देखी, और किताबों के हवाले से अगर हम बात करें, किताबों के हवाले से आपने कहा कि रिप्लेस किया जा रहा है, किताबों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो ये अपने जहन में बैठा लीजिए कि किताब की जो अहमियत है वो मुसल्लम थी है और आइंदा भी रहेगी। अब बात करते हैं हम एआई पे। यहाँ जो चीज़ें आ रही हैं, नो डाउट जो चीज़ें हमारे बीच में आती हैं, अपने साथ जो भी इनकलाबात हर ज़माने में हुए हैं, अपने साथ कुछ खुश आइन चीज़ों के साथ साथ कुछ बुरी चीज़ें भी लेकर आती हैं। वो चीज़ें आज हमारे सामने मौजूद है। आज के नौजवान यानी हम लोग जो है एआई पे बिल्कुल बेस्ड होते जा रहे हैं, उस पर मुनहसिर होते जा रहे हैं। ये चीज़ हमारे लिए एक तशवीश का बाइस है कि हम उसके ऊपर मुनहसिर होते जा रहे हैं, उसके बिना हम कोई काम ही नहीं कर सकते। दूसरी बात कि सहाफ़त की अगर हम बात करें, जिससे मेरा ताल्लुक़ है, कि सहाफ़ती दुनिया में एआई ने बड़ा इनकलाबी रोल अदा किया है, और होना भी चाहिए, क्योंकि पहले हम कुछ लिखते थे, कोई रिपोर्ट लिखते थे, कोई ख़बर लिखते थे, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को जांचना पड़ता था, छान पटक करना पड़ता था, उसके बाद हम उन चीज़ों को लिख पाते थे। एआई ने अब ये हमारे लिए ये आसान कर दिया है, इस मस्नूई ज़हानत ने आसान कर दिया है कि हमें उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को एक क्लिक में ही, जैसा आपने शुरू में कहा कि एक क्लिक में ही वो सारी चीज़ें बता देते हैं कि इन चीज़ों पर पहले लोगों ने क्या क्या किया है, कैसे किया। लेकिन इसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपका रिश्ता किताबों से रहा है तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे और समझ पाएंगे कि जो बता रहा है, जो मस्नूई ज़हानत हमें अपनी जहन की तरफ मुतवज्जो कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है। सही बोल रहे हैं। जी सर, जी जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि डिपेंडेंट नहीं होना है। आजकल हम जो है डिपेंडेंट हो रहे हैं एआई पे, नौजवान जो डिपेंडेंट होता जा रहा है। और जैसे अभी आप बात कर रहे थे डीप फेक की, जो आजकल बढ़ता जा रहा है, तो सफ़ात साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, तो आप नौजवानों को क्या लेसन, एक सीख देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कि कैसे वो इससे बच सकते हैं? जी, मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हम जब साइबर क्राइम की बात करते हैं और डिजिटल फ्रॉड की, तो जो मैं नियम मान के चलता हूँ, इन्हें मैं गोल्डन रूल बोलता हूँ, वो ये है कि कभी भी अपना OTP या फिर UPI का नंबर या पासवर्ड या कोई भी अपनी बैंक की डिटेल्स पब्लिकली शेयर या फिर किसी को भी व्हाट्सएप पे ना। दूसरी चीज़ जो मैं करता हूँ हमेशा, जब भी आपको कोई ऐसी कॉल आती है कि फलाना के पास
इतने फलाना को इतने पैसे चाहिए, या आपके अकाउंट में इतने पैसे गलती से आ गए हैं, या फिर एक आजकल बहुत चल रहा है कि आपकी फलाने जगह पे जाते हुए ड्रग्स पकड़ी गई हैं और आप इतने पैसे दे दीजिए नहीं तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये साइबर फ्रॉड के तरीके हैं जी। इनमें सिर्फ तरीका यही है कि आप प्रोसीजर को समझिए कि अगर कभी भी पुलिस आपको अप्रोच करेगी तो वो बिना वारंट के नहीं करेगी, और अगर आपको बिना वारंट के करेगी तो आपको सीधा जेल लेके जाएगी। कभी भी वो आपको फ़ोन पे ये नहीं बोलेगी कि इतने पैसे आप भिजवा दीजिए नहीं तो आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा। जी। ये आपको सिर्फ अरेस्ट कोर्ट के ऑर्डर पे ही करा जा सकता है, बिल्कुल, और किसी तरीके पे से नहीं करा जा सकता। नहीं, कई बार ऐसा होता है सफाद साहब कि मेल भी आते हैं लोगों के पास, और मेल पे बाज़ाब्ता कोर्ट का नाम भी होता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ ये किया है। तो इसको आप क्या कहते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? और देखिए, आम आदमी इसको देख करके तो डर जाता है, वो अब थाने में जाए या फिर उस एड्रेस पे जाए, क्या करे वो? देखिए, जब भी आपको कोई कोर्ट से ऑर्डर आए या केस का नंबर आए तो आप सबसे पहले एक वकील से जाके क्रॉस चेक करवा लीजिए, क्योंकि अगर केस का नंबर आया है तो केस चल रहा है, और अगर केस चल रहा होगा तो वो कोर्ट के रिकॉर्ड में हमेशा अवेलेबल होगा। उसके ऊपर ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं आपको, डिटेल्स भी मिल सकती हैं। और जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का ही आपने एग्जांपल लिया, तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों से आप घबराएं ना, लिहाजा आप थोड़ी समझदारी से काम लीजिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि ये सब एक चुनौती की तरह आती है, लेकिन इनका कोई आउटकम नहीं होता। सफा साहब, आप ये बताइए कि आपने जैसा अपना तारुफ करवाया है कि आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, आप किताबों से ज़्यादा क्या वेबसाइट पे या इंटरनेट पे या मस्नूई ज़हानत? नहीं, मैं नहीं मानता कि किताबों से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाएं। मैंने वही कहा कि डिपेंडेंट अगर आप किसी चीज़ पे हो जाते हैं तो आप समझिए, आप अपना क्रिएटिव माइंड जो होता है ना, जो आप खुद सोच कर जो माइंड है आपका, वो आप ख़त्म कर जाते हैं। अगर आप डिपेंडेंट हो जाए किसी चीज़ पे, तो टेक्नोलॉजी पे कभी डिपेंडेंट नहीं होना है। हाँ, टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चल सकते हैं। आज का जो आगे वाला जो दौर आ रहा है उसमें अगर हम जैसे हम देखते हैं आजकल किताबें जो हैं वो फुटपाथ पर आ गई हैं, और मोबाइल जो हैं वो शोरूम में नज़र आते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें किताबों को वापस उसी जगह पे लेके जाना है, क्योंकि हम लोग किताबों की आज अहमियत नहीं दिखती है हमें। आज का नौजवान जो है, आप देखिए कितने लोगों के हाथ में आज आपको किताबें दिखेंगी। मैं भी यहाँ से स्टूडियो तक आ रहा था, रास्ते में मेट्रो में देख रहा था, एक नौजवान के हाथ में भी किताब नहीं थी, पर सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन था, टेक्नोलॉजी थी। तो इसमें हम डिपेंडेंट इतने हो चुके हैं कि हम किताबों को छोड़ते जा रहे हैं। जहां हमें किताबों को अपना दोस्त बनाना है, आज हम मोबाइल को दोस्त बना रहे हैं। आपके दोस्तों में से, या इंक्लूडिंग यू, आप भी उसमें शामिल हैं कि किताबों के साथ कितना वक्त गुजार? बिल्कुल, आज के दौर में किताबों के साथ जो वक्त है वो मेरा भी बहुत कम होता जा रहा है, जबकि मैं कोशिश करता हूँ कि मोबाइल को जितना हो सके उतना दूर रखा जाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को आज इतना कहना चाहिए कि हम मोबाइल के इतना ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि उसके बगैर तो शायद आज किसी के जेब में कुछ हो ना हो, मोबाइल ज़रूरी है, और मोबाइल में इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है आजकल। तो टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलना है आपको। हाँ, कह सकता हूँ मैं कि जब पहले के दौर में जब डिक्शनरी एक बहुत बड़ी चीज़ है, डिक्शनरी के टाइम में आपको सर्च करना होता था कि भाई डिक्शनरी में ढूंढना होता है, आज एक क्लिक पे आप अपना कोई भी मीनिंग ढूंढ सकते हैं। लेकिन डिक्शनरी के एक फ़ायदे भी थे कि आप एक लफ्ज़ को ढूंढने जाते थे और आप कम से कम 20 से 50 नए लफ्ज़ से आपकी शनाशाई हो जाती थी, इतने लोगों से आपकी जान पहचान हो जाती थी, इतने लफ्ज़ों से आपकी जान पहचान हो जाया करती थी। बिल्कुल जी। तो जैसे कि लाइब्रेरी में अगर मैं देखूं तो अपनी हमारी जो लाइब्रेरी थी कॉलेज की, आज लाइब्रेरी में किताबें धूल खा रही हैं, और यहाँ तक कि मैंने देखा है लाइब्रेरी में बच्चे फ़ोन चला रहे होते हैं। तो ये आज की हालत हो चुकी है। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारी जो किताबें हैं, हमारी जो जहन है, जो हमारा कहना चाहिए, और जो तालीम में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है कि आपके पास क्रिएटिविटी हो। बिल्कुल। और हम लोग क्या करते जा रहे हैं, हम लोग जो है रोज़गार के पीछे दौड़ रहे हैं आजकल। ये बिल्कुल सच बात है। और हमें ये बात, जैसे उर्दू की अगर मैं बात करूं तो आज की जो नौजवान नस्ल है वो उर्दू पढ़ नहीं पाती, उर्दू लिख नहीं पाती, लेकिन उर्दू सुनती है तो लुत्फ उठाती है। तो आजकल हम कहाँ जा रहे हैं, हम रोज़गार की तरफ ढूंढ रहे हैं। हम देख रहे हैं कहाँ रोज़गार है, वहीं जा रहे हैं। जबकि ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि रोज़गार ज़िंदगी के लिए होता है, ज़िंदगी रोज़गार के लिए नहीं होती है। जी हाँ साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पहले भी आपने कहा था और अभी आपने ये कहा कि जब हम परेशान होते हैं,
जब हम अपने आप को खुश करना चाहते हैं, जब हम अपने आप को तफरीह के बीच में यानी इंटरटेनमेंट अपना चाहते हैं, तो हम उर्दू की तरफ जाते हैं, उर्दू सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा खमियाजा हम ये देख रहे हैं, जैसे हम किताबों से अलग होते जा रहे हैं, मसनूई ज़हानत के करीब होते जा रहे हैं, तो हम यही बात वहीं आ जाती है फिर मसनूई ज़हानत को हम किस तरह से अपने अंदर लेकर आएँ और किस तरह से उसका सही इस्तेमाल कर पाएँ। जब तक हम उस लफ्ज़ को समझेंगे नहीं, उस लफ्ज़ से मेरी शनासाई नहीं होगी, हम उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उस लफ्ज़ के करीब हम कैसे पहुँचेंगे। हमने एआई से कहा मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं अपने दोस्त को एक शेर सुनाना चाहता हूँ। अब एआई ने एक ऐसा शेर मेरे सामने रख दिया जिसमें ऐसे ऐसे लफ्ज़ थे जिसके माने मुझे खुद पता नहीं, और मैंने वो अपने दोस्त को सुना दिया। तो अब क्या होगा उसका, कि उस दोस्त को अगर आती है उर्दू और उसने समझा, उस शेर में उसने कहा कि ये मेरी तारीफ़ नहीं बल्कि मेरी तौहीन है जी। तो आपने तारीफ के बजाय तौहीन कर दी किसी की, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी ना। जी। तो लेकिन एक ये सच है कि एआई जो है लोगों की जो मेहनत है, जो पढ़ने लिखने की जो ताकत थी, जो सलाहियत थी, उसको कम करती जा रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है, मुझे ज़ाती तौर पे मुझे लगता है कि बाज़ार में उर्दू के या दूसरी ज़बानों के रोज़गार में भी मौक़े में कमी आ रही है। जी सफ़ा साहब, आप कुछ कहेंगे कि इस मौक़े को कैसे बढ़ाया जा सकता है या किस तरीके से इसको दूर किया जाए? जी देखिए, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में उर्दू के बारे में देखा है या फिर और भी भाषाओं के बारे में, वो ये है कि जब हम उसे अंग्रेज़ी भाषा के साथ कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका मीडियम कितना वास्टली अवेलेबल है इंग्लिश का। कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं इसके अगेंस्ट में हिंदी या उर्दू, खासकर कि उर्दू को, तो आप देखेंगे कि उर्दू कि ना तो कोई बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। तो सफ़ा साहब, मुझे आपसे थोड़ा सा ये जानना था कि देखिए, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो बदलती रहती है। आज कुछ टेक्नोलॉजी है, एक महीने बाद कुछ टेक्नोलॉजी हो जाएगी। जैसे अगर हम एआई की ही बात करें तो बदलता जा रहा है, नए नए जो उसके जो वर्जन्स हैं वो आते जा रहे हैं। तो ऐसे दौर में स्टूडेंट क्या करे, कौन सी टेक्नोलॉजी पे जाए, वो कैसे इस टेक्नोलॉजी के साथ लेके चले इसको? जी, इसमें मैं एक बात बोलूँगा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब ओटोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता था तो एक प्रिंटिंग प्रेस जब थी, वो नई नई टेक्नोलॉजी आई थी, तो यूरोप ने उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करा, पर ओटोमन एम्पायर ने उसके खिलाफ एक फतवा निकाल दिया कि ये गैर इस्लामिक है। इससे ये फ़र्क पड़ा कि यूरोप जो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप करता चला गया और जो ओटोमन एम्पायर था वो पीछे जाता चला गया। यही फ़िलॉसफी जो है मैं मानता हूँ दुनिया की सारी आती हुई टेक्नोलॉजी के ऊपर अडेप्ट होती है। चाहे जितनी भी मुश्किल हो, जितनी भी तेज़ी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही हो, आप कभी पीछे नहीं हट सकते उसे अडेप्ट करने से। अगर आप पीछे हट जाते हैं तो आप अपने आप को पीछे कर रहे हैं समाज से। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ अगर हम जाते हैं, उसका रद्द-ए-अमल ये होता है कि हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करें, जबकि वो हवा बहुत तेज़ी से आ रही है और हम उस हवा के साथ नहीं जाते हैं बल्कि उसका मुखालिफ सिमत में जाते हैं। तो मुखालिफ सिमत भी हमें ऐसा तैयार करना चाहिए जो उससे कहीं तेज़ हो। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पीछे होते हैं, ये तो सच है। जी शाहनवाज साहब, एक बात मुझे आपसे थोड़ा सा जाननी थी। आपने बताया आप नौजवानों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में रहते हैं, तो आपने बताया कि जो नौजवान है वो एआई को अपना दोस्त मान रहा है, टेक्नोलॉजी को दोस्त मान रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे जो है जो बच्चा है जिसका जो असल जो दोस्त होना चाहिए वो उससे दूर हो रहा है, अपने माँ बाप से दूर हो रहा है, जो उसको अपने दोस्त बनाने चाहिए वो उनसे दूर हो रहा है, टेक्नोलॉजी के ज़्यादा करीब आके वो अपने आप को कहीं ना कहीं कहना चाहिए इंट्रोवर्ट करता जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। किसी शायर ने भी कहा था कि नए उम्रों की खुद मुख्तारी को कौन समझाए, कि नए उम्रों की खुद मुख्तारी को कौन समझाए, कहाँ से बच के निकलना है और कहाँ जाना ज़रूरी है, कि अगर आप ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो ये मामला तो हमेशा से रहा है कि आप अपोजिट चीज़ें आपके पास आती हैं, लेकिन ये आप क्या है यहीं पे सवाल आता है। और आपने जो कहा कि एआई को लोग जो है अपना दोस्त मान रहे, दोस्त नहीं मान रहे हैं। एक बात मैं ये बता दूं आपको कि जो हमारे नौजवान हैं, हमारे जो साथी हैं, वो उसको
दोस्त नहीं मान रहे हैं, बल्कि उसको एक फरार का रास्ता मान रहे हैं कि हमें ये बचा लेगा। दोस्त नहीं है। दोस्त तो क्या करता है, सवाल भी करता है ना, दोस्त से तो उससे उम्मीद भी करता है ना। दोस्त जैसे मैं आपका दोस्त हूँ तो मैं चाहूँगा ना कि आप मेरे पास भी आएँ, मुझे भी वक्त दे, सिर्फ मैं ही आपको वक्त क्यों दूँ। लेकिन अगर आप किसी को फरार का रास्ता कहते हैं कि इसके नाम पे हम बच जाएंगे, तो आपने फरार का रास्ता चुन लिया है कि आप अपनी मेहनत को बचाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और आपको अपने इल्म से भागना है, अपने मेहनत से भागना है, अपने करियर से भागना है, अपने समाज से भागना है, अपने घर से भागना है, अपने रिश्तों से भागना है। इन सारी चीज़ों से फरार का जो रास्ता आपको नज़र आया वो मस्नूई ज़हानत नज़र आया कि आप उसके पास चले जाते हैं और आपसे कोई काम कहा जाता है कि ये पढ़ कर आना, ये समझ कर आना, आप उसको कह देते हैं, फॉर्म दे देते हैं, वो आपको जवाब दे देता है, वही जवाब आपके मनवाना आकर बयान कर देते हैं। तो सामने वाला समझता है कि आपने इसको पढ़ा है, समझा है। जी, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। कहीं ना कहीं जो आपने बात करी है वो दोनों ही सही हैं, क्योंकि ऐसा भी चल रहा है कि आजकल एआई का इस्तेमाल करके लोग एआई को प्रॉम्प्ट ऐसा दे देते हैं कि वो उनके दोस्त ही बन जाए और वो सिर्फ उनसे दोस्तों की तरह बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये वो फरार भी हैं कि उन्हें असली दोस्त ना बनाने पड़े समाज में। कहीं ना कहीं वो इसे एज एन फाइनल रेजोल्यूशन भी देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो इसे कंपेनियन भी देख रहे हैं कि यही अब हमारा दोस्त है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने क्या कहा कि अगर दोस्त बना रहे हैं तो आपको उसके साथ वक्त गुजारना होगा ना। वही तो मैं भी कह रहा हूँ आपको कि वक्त गुजारना पड़ेगा। आप वक्त नहीं गुजार रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि जब ज़रूरत होती है तब उसके पास जाते हैं। आप ज़रूरत के अलावा भी उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए, उसे समझिए, अपनी बात उसको समझाइए, तो समझ में आएगा ना कि वो क्या है और आप क्या कहना चाहते हैं। जी 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 शाहनवाज साहब, चलो शाहनवाज साहब ने जैसे अभी सफात साहब कहा कि वो हमें बचा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जॉब जो है वो बचा रहा है या जॉब को खा रहा है एआई? देखिए, एआई के साथ जो है, एआई जैसे जब आते हैं सॉफ्टवेयर्स, खास करके जब इस टाइप की टेक्नोलॉजी आती हैं, तो जो कंज्यूमर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी होती हैं, जैसे जब आईफोन आया था मार्केट में तो बैंकिंग जो थी वो ऑनलाइन हो गई थी। इससे क्या हुआ था, जो बैंक टेलर्स होते थे उनका जो नौकरियां थी वो ख़त्म हो गई थी। अभी भी बैंक टेलर्स होते हैं, लेकिन अब उतने नहीं होते जितने पहले के ज़माने में होते थे। तो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी बंदे का काम ऐसे कर दे कि वो कंज्यूमर अपने हाथों से खुद कर दे, जैसे कि एआई आज के टाइम पे कर रहा है स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ, एआई आजकल कर रहा है आपके उसके साथ क्या कहते हैं विजुअल बनाने के साथ, या फिर पोइट्री लिख देता है या फिर म्यूजिक बना देता है। तो ये सारी जॉब्स में सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी लीगल फील्ड में भी ड्राफ्टिंग और रिसर्चिंग में सीधा इम्पैक्ट इसका देखा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल देखा जा सकता है। मैंने जैसा कहा था, फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपने दोस्त बनाया है तो दोस्त बनाया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको जानते हैं। आपने अगर एआई को समझ लिया तो आपके लिए जॉब ओरिएंटेड है, जॉब क्रिएटर है। अगर आपने उसको सिर्फ फरार का रास्ता बनाया हुआ है, यानी जब जरूरत पड़ती है तब उसके पास जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी जगह बना रहा है, तो आपकी जगह तो खत्म कर दिया, क्योंकि आप उसको जानते नहीं है। और जमाने की जो मांग है, जो डिमांड है, वो क्या है कि जल्दी है। अब जल्दी जब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं तो आपकी ज़रूरत तो वहाँ होगी नहीं। तो आपने जैसा कहा कि जॉब खा रहा है, बिल्कुल जॉब खा रहा है। अगर आप एआई को नहीं समझते हैं, मस्नूई ज़हानत के जहन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपकी जॉब तो खत्म हो इधर गई। एक दूसरा पहलू भी है, और वो दूसरा पहलू ये है कि जो जॉब्स में वो कंज्यूमर ओरिएंटेड ना हो के प्रोफेशनल ओरिएंटेड है, जैसे कि रेडियोलॉजी में एआई के थ्रू डिटेक्शन करी जा सकती है बिल्कुल परेशानी की, तो वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट बढ़ रहे हैं। तो एक जगह जहाँ नौकरी खत्म भी हो रही है वहाँ नौकरियां बढ़ भी रही हैं, और ये डिपेंड करता है कि एआई का कमांड किसके हाथ में है, उससे पता चलेगा। बिल्कुल यही बात है। और अगर सहाफ़त की बात करें तो सहाफ़त में कहा जाता है कि जो एआई है या टेक्नोलॉजी है वो उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर रही है। देखिए, रिप्लेस नहीं कर रही है, मैं फिर वही कहता हूँ कि रिप्लेस नहीं कर रही है, तेज़ कर रही है। और जब तेज़ कर रही है और आप उस तेज़ी के साथ उसके कदम से कदम जब आप नहीं मिलाकर चल पाएंगे तो जाहिर सी बात है आप पिछड़ जाएंगे। और आप जब पिछड़ जाएंगे तो कोई दूसरा जो उस तरह से उसके अंदर उतनी तेज़ी है, उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आएगा।
और तेज़ चलने वाले आप देखेंगे कि हर जगह अगर 10 लोग चलने वाले हैं तो 10 लोगों में से तेज चलने वाले 50% नहीं होंगे, मुश्किल से 30% होंगे, यानी 3 लोग ही 10 में से 3 लोग ही तेज चल पाएंगे, तो बाकी 7 लोग तो पिछड़ गए ना। तो इस तरीके से नौकरियां भी ख़त्म होंगी, नो डाउट। अब इसमें ये हुआ है कि सहाफ़ती दुनिया में जहाँ पे हमें बहुत तहक़ीक़ की ज़रूरत पड़ती थी, रिसर्च की ज़रूरत पड़ती थी, उस तहक़ीक़ और रिसर्च को इसने बहुत आसान कर दिया है कि जब हम उसको डालते हैं, प्रॉम्प्ट डालते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें बता देता है, एक क्लिक में बता देता है कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे हुई हैं, और इस सानिहे को, इस वाक़ये को या इस ख़बर को यहाँ तक पहुँचने में किन किन चीज़ों के साथ मिल करके यहाँ तक पहुँची है या किन चीज़ों का इनको सामना करना पड़ा है, ये एक चीज़ समझ में आ जाती है तहक़ीक़ के हवाले से। दूसरा मामला ये आता है कि पहले हम ग्राफिक के ज़रिए फ़ोटोग्राफी करते थे, वीडियोग्राफी करते थे, बनाते थे, चीज़ों को बनाते थे, तो उसमें भी वक्त दरकार होती थी, काफ़ी वक्त लगता था उसमें, और कई लोग मिल करके एक ग्राफिक तैयार कर पाते थे। अब क्या हुआ है कि आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं और वो ग्राफिक सेकंड में तैयार कर देता है, मिनट में नहीं बल्कि सेकंड में तैयार कर देता है। तो जाहिर सी बात है जो ग्राफिक बनाने वाले जो लोग थे उनकी जगह तो कम होगी, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, अगर ग्राफिक बनाने वाले ने एआई को अपना दोस्त बना लिया है, एआई को वो समझता है, तो वो उसके अंदर भी कमियां निकालेगा और उससे कहीं बेहतर ग्राफिक खुद तैयार करेगा। उससे लेने के बाद भी उसमें ऐड ऑन करके वो अपनी चीज़ों को, अपनी क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। तो जाहिर सी बात है उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी उसमें ये कॉपीराइट का बहुत बड़ा सवाल आता है। फाज साहब, एक सवाल आता है कॉपीराइट का, जैसे उन्होंने बताया कि जनरेटेड जो एआई जनरेटेड कंटेंट होता है, टेक्नोलॉजी कोई भी कंटेंट बना रही है, तो उसका कॉपीराइट का हक किसके पास है, कौन उसका ओनर कहलाएगा? यहाँ पे एआई के मामले में क्या परेशानी चल रही है कि अभी एआई में जो एआई बनाने वाली कंपनियां हैं और जो प्रॉपर्टी या कॉपीराइट ओनर है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जिसमें आगे जाके हम लीगल केसेस भी देख सकते हैं। इस सिनेरियो में अभी बोलना मुश्किल है कि आउटकम क्या रहेगा, क्योंकि ये पता चलेगा कि जजमेंट किसके फेवर में फ्यूचर में आती है। एक टाइम था जब ना गूगल में भी फ्री बुक्स अवेलेबल हुआ करती थी, फिर गूगल का बहुत फेमस लीगल केस चला था जिसमें गूगल हार गया था, तो उसके बाद से गूगल बुक्स स्टोर पे आपको पेड बुक्स मिलने लगी थी। लेकिन ये जो चीज़ों के आउटकम है ये अभी एग्जैक्टली नहीं बताए जा सकते। एक इसी से जुड़ा हुआ मेरे मन में एक लीगल सवाल भी आता है जिसका भी मैं खुद भी जवाब ढूंढ रहा हूँ। वो ये है कि अभी कुछ महीने पहले एक केस आया बड़ा इंटरेस्टिंग। एक बच्चा एज एन कंपेनियन की तरह एआई को इस्तेमाल कर रहा था, वो डिप्रेस था और एआई को वो इस्तेमाल कर रहा था एज एन थेरेपी, तो उसने सुसाइड कर लिया। और जब इसकी तहकीकात हुई तो पता चला कि एआई जो था उसे प्रमोट कर रहा था सुसाइड करने में। तो जब ऐसे सिनेरियोज आते हैं या फिर कोई गलत एडवाइस जा रही है या कोई एआई जो है आपको कई नुकसान पहुंचा देता है इंटरेक्शंस में, सोशल इंटरेक्शन में, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिर किस पे आएगी? बिल्कुल। तो इसका कहीं ना कहीं, क्योंकि ना तो हम बंदे के ऊपर नाम डाल सकते हैं। बेहतर है सफा साहब, आपने जो कहा वाकई ये सोचने का मकाम है और इस पर सोचा भी जा सकता है और सोचा जा रहा है यकीनन, कि जैसा इन्होंने कहा कि सोसाइटी के लिए उसको आगे बढ़ाया, एआई ने उसको प्रमोट किया। उसके अलावा आज जो पढ़ने वाले जो नौजवान हैं, जो नौजवान तबका है, जो अपना असाइनमेंट बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, पेपर देने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, अपनी किताबों की समरी हासिल करता है उससे, तो क्या आपको लगता है कि हमारा नौजवान तबका इससे बाहर निकल कर एआई को उसी अंदाज में इस्तेमाल करेगा जिसकी हकीकतन उसकी ज़रूरत है, या फिर वो वैसे ही फ़रार का रास्ता इख्तियार करेगा? देखिए, अभी मुझे जहाँ तक लगता है जो नौजवान नस्ल है, जो हम लोग हैं, वो एआई का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर मैं छोटा सा एक आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखने के लिए भी बच्चा आजकल इस्तेमाल कर रहा है एआई का, तो अगर उसे एक एप्लीकेशन खुद से लिखना नहीं आएगी तो वो आगे जाके क्या करेगा? तो उसको अगर इस्तेमाल करना है टेक्नोलॉजी का करे, पर उसको साथ लेकर चले। खुद का जहन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कोई भी चीज़ आई, मोबाइल आया, लैपटॉप आया, कंप्यूटर्स आए, जो भी चीज़ें आई, उसने कभी भी ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल ही उसकी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं असर डाला। जैसे टीवी आया था तो उसने बहुत हद तक बच्चों के जो सोचने का तरीका था या उसका जो क्रिएटिव माइंड था उसको कहीं ना कहीं असर डाला। बहुत सारे राइटर्स ने लिखा भी इस बारे में। पर एआई जो कर रहा है वो उनका दिमाग बन रहा है, तो हमें उसके साथ लेकर चलना है। हम नौजवान नस्ल अभी तैयार इतनी हद तक नहीं है, पर हम तैयार हो सकते हैं। नहीं, आप लोग क्या सोच रहे हैं इसको?
इसके पीछे नहीं चलें, हम लोग इसके डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, इसको पकड़ के चल रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना है। बहुत बेहतर आपने कहा कि हमें इसका डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर मुनहसिर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसे साथ लेकर चलना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि दोस्त बनाना चाहिए, न कि फरार का जी जी रास्ता जी जी अपनाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात कही आपने शहनवाज साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ात साहब आपका भी। आपसे भी हमने बहुत चीज़ें जानी कि लीगल के रिलेटेड भी जानी और साइबर क्राइम के रिलेटेड भी, और शहनवाज साहब ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो सामाईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। आज की गुफ्तगू से एक बात वाज़ेह होती है कि टेक्नोलॉजी ना अच्छी होती है ना ही बुरी होती है, असल बात उसके इस्तेमाल की होती है। हम नौजवानों के लिए ये ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग हैबिट, इंसानी अखलाक और अपनी ज़ुबान और तहजीब से भी मजबूत रिश्ता कायम रखें। मैं अपने तमाम मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अपने कीमती वक्त दिया और अपने अफकार हमारे साथ बांटे। मैं हूँ मुदस्सिर राशिद शम्सी, अब आपसे लेता हूँ इजाज़त। अभी आप उर्दू